हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ में ना एक एक्चुअल में ना ये आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, आर्थिक अर्थव्यवस्था। ठीक, तो इसमें एक्चुअल में देखेंगे क्या जो पंचवर्षीय योजना है ना, तो कब से प्रारंभ हुआ पूरा डिटेल देखेंगे, पूरा बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखो भले योजना आयोग खत्म हो गया, मान लिया मैंने योजना आयोग खत्म हो गया, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं ना वो आज भी बनते हैं यार, कि कौन से पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर ज़्यादा योगदान था। ये बहुत सारे प्रश्न है ना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा सेशन है, उम्मीद है समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को क्या करना भैया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट से स्टार्ट करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए जो आमदनी और खर्च की योजना बनाई जाती है, मतलब हर वर्ष, मतलब देखो पंचवर्षीय योजना थी क्या, ये 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, 4 साल रहा, 5 साल रहा, तो ये 5 साल में कुल कितने खर्च होंगे, कुल कितना व्यय होगा, कुल कितने आमदनी होंगे, तो ये जो प्रेडिक्शन किया जाता था ना, यही पंचवर्षीय योजना है। ठीक, तो अब इसको और बढ़ाते हैं। इस योजना के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो बजट को 2 भागों में बांटा जाता है ना, तो ये इसी का एक पार्ट था। जैसे हम लोग हमेशा आर्थिक सर्वेक्षण में बजट को देखते हैं, तो बजट में 2 प्रकार के बजट होंगे, एक होता है योजनागत व्यय बजट और एक होता है गैर योजनागत व्यय। मतलब गैर योजनागत बजट और योजनागत बजट, तो ऐसी योजनाएं जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते गैर योजना में आती है। और ऐसी योजनाएं मान लो जैसे पेंशन देना है, तो पेंशन देना एक फिक्स रकम है, हो सके सब्सिडी। देखो ये पेंशन और सब्सिडी तो एक जगह है, जैसे मान लो किसी का सैलरी है, मान लो एक वित्त विभाग में या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में, स्वास्थ्य विभाग में आपके यहाँ 10 कर्मचारी हैं और एक को एक एवरेज बता रहा हूँ 10,000 देना है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, 10,000 देना है तो फिक्स है ना, 10 को 10,000 से गुणा कर दो तो 1 लाख आएगा। तो ये होता है योजना, आपको पहले से प्रेडिक्ट है। लेकिन कुछ जैसे मान लो कई लोग को हम लोग सब्सिडी देते हैं, कई फील्ड में, जैसे गैस वगैरह में सब्सिडी देते हैं, घर में सब्सिडी देते हैं, तो आपको ये प्रेडिक्ट नहीं होता ना कि कितने अमाउंट में आपका घर डिस्पैच होना है। तो कुल मिला के ये गैर योजना का व्यय है। आगे बात करते हैं गैर योजना बजट सालाना दिनों दिन जो मदों में खर्च हो रही है, भाई जो खर्चा हो रहा है वो गैर योजनागत बजट में आ जाएगी। आगे बढ़ाते हैं। अगर पंचवर्षीय योजना के इतिहास के बारे में बात करूं तो पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1991 में हुआ जो 2017 तक चला। ठीक है, 1 जनवरी सन 2015 में नीति आयोग आया और इसको प्रतिस्थापित कर दिया। ओके, अब अर्थव्यवस्था के मॉडल को किस आधार पर डिवाइड किया गया था, पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर। ठीक है, अब बात करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए या विनियमित करने के लिए जो योजना तैयार की जाती थी ना, वो योजना आयोग के द्वारा स्थापित करी जाती थी। और जो 2015 में भी, जैसे मैंने बताया, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया, जो थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा था। जितने भी योजना पहले पंचवर्षीय योजना के साथ चल रहा था, अब उसको एक्सपांड करके नीति आयोग उसका कार्यभार संभालेगा, जिसके वर्तमान में परमेश्वरम अय्यर सीईओ है एक, और अच्छा हाँ, अध्यक्ष कौन है आप बताइए। अध्यक्ष तो मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये प्रश्न आता है। उपाध्यक्ष, या फिर लास्ट में हम लोग इसको लेके बात कर लेंगे। अब चले, मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ यार। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि नीति आयोग, तो मैं बता दूँ वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं, जो पहले राजीव कुमार थे। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊँ, सुन ही लो यार क्योंकि जरूरी है। देखो अभी मैंने क्या बोला, परमेश्वरम अय्यर तीसरे नंबर के क्या थे, सीईओ में भी ना तीसरे नंबर के। अब उनके स्थान पर कल का ही न्यूज़ है 20 फरवरी का, ठीक है, कि नीति आयोग के सीईओ चेंज हो गए हैं। तो वर्तमान में कौन बनेंगे, BVR सुब्रमण्यम जी। नोट करके लिख लेना, ये वर्तमान में नीति आयोग के क्या रहेंगे, सीईओ BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे करते हैं। देखिए अब पंचवर्षीय योजना में हम लोग पकड़ते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना को। पकड़े, क्या है प्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ना, वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ठीक, एक चीज़ हो, यह मुख्यतः कृषि पर केंद्रित थी। मतलब ये क्या था, पहले में क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ाना है तो कृषि पर जोर दें, यही थी क्या। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में
रखना है और साथ ही ये याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना सफल हुई। ठीक, अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। अच्छा, द्वितीय नहीं, प्रथम को ही देखते हैं, पहले तो बचा हुआ है। इसमें मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ। प्रथम पंचवर्षीय में हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 में, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना, ये भी अनेक सिंचाई योजना जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी परियोजना। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, ये दामोदर नदी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुई थी या प्रारंभ हुआ था इसके ऊपर कार्यक्रम, तो बताइएगा प्रथम। यहाँ तक समझ, इतने, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। और एक तो और देख लीजिएगा जिसमें आपको परसेंटेज को बताना है, तो बेसिकली आपको इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये हुआ 56 से 1956 से 61 के बीच में। ये जो पंचवर्षीय योजना थी ना भैया, ये जो थी वो आधारित थी किस पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। और इसका उद्देश्य क्या था कि सामाजिक व्यवस्था विकास करना और औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना। ठीक, भारी उद्योगों की स्थापना और खनिजों को प्राथमिकता देना इसकी प्रमुख उद्देश्य थी। और साथ ही क्या था, देखो, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में स्थापित किया गया कारखाना जो इस बात से संबंधित था, एक चीज़। और देखो, एक्चुअल मैंने एक ट्रिक याद रखना, भिलाई का जो स्टील प्लांट है वो रूस के सहयोग से, ठीक, बोकारो का रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर का ब्राज़ील के सहयोग से, ठीक, राउरकेला का जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। ये इसको आपको देखो, यहाँ पर राउरकेला दिख रहा है, यहाँ पर जर्मनी, राज लिख दो। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब जो हुआ ना 1959 के आसपास हुआ। ठीक, जबकि एक चीज़ और ध्यान में रखना, यहाँ पर आपको दिख रहा है भी, जो दुर्ग में रू, तो बीरू, भोरू, दुबरी राज, इस प्रकार से 2-3 बात बोलोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन एकमात्र पावर प्लांट था ना स्टील वाला, जो एक्चुअल में होना तो कब चाहिए था, 1959 में, लेकिन ये हुआ 1962 में, मतलब लगभग 3 वर्ष पश्चात, जिसका नाम है दुबरी राज। दुबरी मतलब दुर्गापुर ब्राज़ील के सहयोग से बना और इसकी स्थापना हुई 1962 को होता है। इसको आपको नोट करके रखना ही है। और दुर्गापुर कहाँ मिलेगा, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, बोकारो स्टील प्लांट 64 में बना, एक्चुअल में 64 में बना। ये भी सारी चीज़ों को याद रखना है, मतलब 2 चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर 2 याद रखना, 1959 में 2, एक दुर्ग का, ठीक, मतलब दुर्ग भिलाई इस्पात बीएसपी, और एक राउरकेला का। ठीक, जबकि 1962 में एक बना, क्या नाम है, ये वाला दुर्गापुर, 1962 में बना। जबकि 1964 में क्या बना था, 1964 में बना था आपका बोकारो, भोरू, ऐसे करके याद रखना। तो बोकारो रूस के सहयोग से 1964 में, तो 1964 मतलब 2 59 में, एक 62 में और एक 64 में। ठीक, अब देखिए, इसमें जो अनुमानित वृद्धि दर थी, लक्षित क्या था 4.5%, लेकिन ये थोड़ा अपने लक्ष्य से कम रहा, लगभग 4.27%। तो सफल नहीं बोलेंगे लेकिन असफल भी नहीं बोलेंगे, तो इतना ध्यान में रखिएगा। आगे बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो 61 से 66 के बीच चला है। ठीक है, तो ये कृषि और गेहूं के उत्पादन पर सुधार पर जो केंद्रित, मतलब कुल मिला के कृषि के साथ उद्योग, कृषि के साथ क्या बोला, उद्योग, ये दोनों पर प्राथमिकता दी। ठीक, और कृषि में गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक, ये जो मॉडल था ना तीसरा, वो सुखमय चक्रवर्ती द्वारा दिया गया था, इसको भी ध्यान में रखिए कि ये प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है, इसमें जो लक्ष्य था, लक्षित वृद्धि था 5.6%, हुआ क्या, उतना नहीं हुआ भाई, 2.4, पूरा असफल। इसी के बाद योजना, जो पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया 3 साल के लिए। अच्छा, अब इस योजना में असफलता का प्रमुख कारण क्या था, देखो, भारत चीन युद्ध हुआ 65 में, यार भारत हार गया। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 65 में, भारत जीत गया, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा दिक्कत तो गया ना। और 1965-66 में सूखा भी पड़ा, तो ये प्रमुख कारण था इसकी असफलता की। और इसी वर्ष इस विफलता के कारण सरकार ने 66 से 69 को योजना अवकाश काल के रूप में घोषित कर दिया। कौन सा काल, योजना अवकाश काल, याद रखना, ये डेट है 66 से 69 के बीच। ये प्रश्न आते हैं, इसी कारण बता रहा हूँ, हर एक एग्जाम में देखने मिलेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। भाई 66 से 69 तक तो भैया रोक दिए, ठीक, योजना अवकाश चला। अब स्टार्ट कब होगा, 69 से 74, 5 साल चलता है।
तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कौन थी भारत की प्रधानमंत्री, सबसे विदुषी महिला इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पेश हुआ। पहला चीज, इस योजना का जो मॉडल था किस पर आधारित था, गॉडगिल फार्मूला। ठीक, उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की दिशा में प्रगति की ओर बढ़ना, ये प्रमुख उसका लक्ष्य था। ठीक, और 1969 में 5वें वित्त आयोग की गठन की गई, जिसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे, D.R. गॉडगिल। तो गॉडगिल की अध्यक्षता में 5वें वित्त आयोग की गठन की गई, एक चीज। और ये 3 राज्यों में असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से विशेष श्रेणी में देने की, मतलब विशेष श्रेणी में राज्य की दर्जा देने की मांग करी गई इस आयोग के तहत। अगर आपसे पूछे कि D.R. गॉडगिल फार्मूला कौन सी पंचवर्षीय योजना में था, तो चौथा बताइएगा। कब गठित हुआ बोलेंगे तो बताइएगा 1969 में। इसमें कौन कौन सा राज्य को विशेष राज्य की श्रेणी में दर्जा देने की बात की गई थी, तो असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। ये थोड़ा एडवांस लेवल का प्रश्न बन जाएगा, बाकी जितने भी हैं पॉइंट वो आपके समझ के लिए और आसान लेवल के भी प्रश्न रहेंगे। अब गॉडगिल फार्मूला के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद जो संसाधन बच जाते हैं, ठीक, उसको 60% जनसंख्या के आधार पर, 20% राज्य के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और 7.5% राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर, जबकि 7.5 है ना, उसको राज्यों को विशेष परिस्थिति में वितरित किया जाएगा। अच्छा, विशेष राज्य क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ऐसी राज्य जिसकी आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति उपयुक्त नहीं है, जहाँ पर संसाधन की कमी है, जहाँ पर चीज़ें अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाती है, ये सारी चीज़ों के आधार पर या पहुँच, कनेक्टिविटी, ये पहुँच उपलब्ध नहीं हो पाते, उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो ये एक आधार था। ठीक, अब भाई आपकी जनसंख्या अगर 60% जनसंख्या के आधार पर, मतलब आपकी जनसंख्या पिछड़ी वर्ग है, जनजाति वर्ग है, ये आधार हो सकता है। और मान लो 25% प्रति व्यक्ति है, मतलब प्रति व्यक्ति क्या है कि उनकी प्रति व्यक्ति है, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ की 1,18,401 है, हो सकता है यहाँ प्रति व्यक्ति 25,000 रही हो या उससे कम रही हो या उसके आसपास रही हो, तो यह एक आधार बन सकता है। और विशेष परिस्थिति, मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तब। ओके, बात करिए इस योजना में अशोक रुद्र तथा LNS मन्ने द्वारा तैयार किया गया था। ओके, मतलब कुल मिला के अगर गॉडगिल जो फार्मूला था ना, उसमें 2 लोग को नाम को ध्यान रखना, अशोक चंद्र और LNS मात्रे ना ने तैयार किया गया था। मतलब उन्होंने एक प्रकार से सजेशन दिया, कंसल्ट किया था। अब देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय, अच्छा इसको आगे बढ़ाते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि हरित क्रांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नॉर्मन बोरलॉग का तो नाम सुना होगा और MS स्वामीनाथन का, दोनों का नाम सुना होगा, तो सुनिएगा। देखिए, अब देखो, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई। तो नॉर्मन बोरलॉग द्वारा ये विश्व रूप से हरित क्रांति को जनक रूप में जाना, मतलब विश्व रूप में अगर हरित क्रांति को लाने वाले व्यक्ति थे ना, वो थे नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति कौन लाए, MS स्वामीनाथन ना, नाम तो सुना ही होगा, सुनना ही पड़ेगा। और इसी समय 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद कब हुआ, 1980 में, लगभग 6-7, जबकि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या लगभग 12 है। अच्छा, इस योजना का जो चौथा पंचवर्षीय योजना था, उसका उद्देश्य क्या था, या 5.6 लाना था, जबकि वास्तविक कितनी थी, मतलब आय कितनी, ये उनका लक्ष्य था 5.6, जबकि वो 3.6 में सिमट गई। मतलब ये भी लगभग असफल ही रहा, असफल। अब बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर। अब देखो, एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जो पूर्ण नहीं हो पाई, मतलब ये 4 सालों तक चली, 5वीं ना, कब से, 1974 से 78 के बीच में। उद्देश्य क्या था, रोजगार बढ़ाओ और गरीबी हटाओ, ये स्लोगन याद रखना, रोजगार बढ़ाना और गरीबी हटाना, ये स्लोगन था 5वीं पंचवर्षीय योजना की। और ध्यान में रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज, सिमडेट, अंत्योदय योजना 70 से 78 के बीच में प्रारंभ हुआ। तो 3 योजना, एक न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, काम के बदले अनाज, जबकि अंत्योदय योजना पंचवर्षीय योजना 5वीं की देन है। अब इसके पीछे का कारण बताता हूँ कि ये 1978 तक क्यों चला। चुनाव आया, देखो, वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना का जो भी था, उसको जो 4.4% था ना, उसको वास्तविक विकास दर मतलब देखिए, इसका लक्ष्य था 4.4%, जबकि विकास हो लगभग 4.8%, मतलब कुल मिला के सफल रही। अच्छा, 1977 में इंदिरा गांधी के ऊपर महाभियोग, मतलब उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया, उनकी सरकार गिर गई। सरकार कैसे गिर गई, सरकार जैसे गिरी तो भैया जनता कांग्रेस आया, मतलब जनता पार्टी, दूसरा पार्टी आ गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई। तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनते, मोरारजी देसाई।
जैसे जो योजना पिछले सरकार की चल रही थी उसको रोक दिए, तो अगला जो भी आएगा भाई, अब सरकार तो गिर गई 1974 से 78 में सरकार गिर गई, 79 तक चलना था। लेकिन ये सरकार गिरने की वजह से, क्योंकि अगला जो नवनिर्वाचित जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो कौन थे, मोरारजी जी देसाई, तो ये आए, तो इस योजना को समय से पहले इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये कारण है। और देखो ये जो है ना, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कभी, कि जो इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव लगा था या फिर उनका सरकार गिरा, तो उनकी सरकार गिरी थी, उसके पीछे कारण क्या था, कैसे कैसे पूरी घटनाएं हुई, सबको लाएंगे। जयनारायण प्रकाश के बारे में सुना होगा, मोरारजी देसाई के बारे में सुना ही होगा, तो ये सारी चीज़ों को आपको मैं बताऊंगा बहुत ही जल्दी। अच्छा, जैसे नया सरकार आता है तो यहाँ पर क्या होता है, अनवरत योजना, मतलब वो जो पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी ना 78 तक, फिर रुक गया, 2 साल का फिर स्टार्ट, तो द्वितीय योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है वाला पर टर्म पीरियड। देखो अब उस आगे बढ़ते, जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस जो 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया और नई 6वीं पंचवर्षीय योजना को पेश की, मतलब समय से पहले भंग कर दिया गया। भैया पहले कांग्रेस का सरकार था, कौन सी जनता पार्टी आ गई, तो कुल मिला के अपना सरकार के लिए नया योजना लाना था ना, बिल्कुल है। तो पेश किया और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। अब देखो 2 साल तक मोरारजी देसाई का सरकार रहा, 2 साल बाद इनका जो कार्यकाल था देसाई जी का वो अच्छा नहीं रहा, ये भी खत्म हो गया, मतलब इनके भी पद को, ये पद से हट गए, हटना पड़ा। फिर से कौन प्रधानमंत्री नियुक्त हुई, इंदिरा गांधी। अब जो फिर से 78 और 79-80 में रुका हुआ था योजना अवकाश काल के कारण, वो फिर से प्रारंभ हो गया, तो अब यहाँ कंटिन्यू चलेगा, लेकिन बीच में फिर एक बार गैप मिलेगा आपको, ठीक। तो इंदिरा गांधी ने 1980 के आसपास, 1980 से 85 बीच फिर अगला पंचवर्षीय जो 6वां पंचवर्षीय योजना। अब देखो इसको क्या बोला जाता है, अनवरत काल। अनवरत योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजनाओं की प्रति प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस आधार पर अगले वर्ष के लिए योजना बनाया जाता है। इसी को बोलते हैं अनवरत योजना काल, जो 1979 से 80 के बीच में। अब देखते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। ये कब तक रहा, 80 से 85। इंदिरा गांधी पुनः आ गई अब रिफॉर्म में। इस योजना का उद्देश्य क्या था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ और शिक्षा को बढ़ाओ, जबकि 6वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। भैया गरीबी हटेगा कब, जब रोजगार मिलेगा। तो ये था 6वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, इसमें ना एक आप नाम जानते हो, नाबार्ड। फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा, क्या हिंदी में बता दे तो इंग्लिश में आपको पता ना। देखो, शिवरतन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई 1980 में। कौन सा आयोग, शिवरतन समिति। इस योजना का जो लक्षित विकास दर था वो 5.2 था और लगभग ये आसपास में रहा, थोड़ा कम रहा, लगभग 4.7 के आसपास। तो ये लगभग आसपास रहा, लेकिन एकदम सफल नहीं मानेंगे, लेकिन असफल भी नहीं बोलेंगे। ये अब 7वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। 80 से 90 के बीच में चला इस योजना। अब देखो 1984 में इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, 85 तक चलता है। फिर अगला जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम क्या, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि उत्पादकता में बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ावा देना, रोजगार जुटाना, ठीक, सुशासन और न्याय आधारित व्यवस्था और तकनीकी से संबंधित जितनी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना। तो जो टेक्नोलॉजी का विकास होता है ना भारत में, वो राजीव गांधी सरकार जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वही मेन प्रमुख कारण है। ठीक है, अब ये जैसे ये पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम उम्र के प्रधानमंत्री बन के आते हैं, उन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उत्पादन में बढ़ावा की बात करते हैं, रोजगार के बारे में बात करते हैं, तब क्या होगा, जो आप लक्षित रखोगे दर 5% उसको बढ़ा दिया जाएगा। मतलब ये जो है सबसे सफल योजना रही। 5 को बढ़ा के, मतलब एक्चुअल टारगेट तो 5 था, लेकिन लगभग 6% के आसपास इसमें भारत का विकास हुआ। ठीक, अब पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ को ध्यान में रखना, 90 तक चला, 90 से 92 फिर रुक गया, स्टॉप हो गया, रोक दिए ना। तो इसके पीछे का कारण क्या था, भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी समय एलपीजी का नीति आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब निवेशीकरण को बढ़ावा देना है कि विश्व के लिए भारत के बैंकों को, भारत के बाजार को खोल देना है, ग्लोबल कर देना है, सबके साथ व्यापार हो। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो घाटे में जा रही है जो क्षेत्र, उसको आप प्राइवेट कर दो। उदारवादी, भाई जो नियम बना रहे हैं उसको कम कर दो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम लोग उसमें देखेंगे क्या, अर्थशास्त्र में। 1 जनवरी 1995 में भारत किसका सदस्य बना, WTO का। तो भारत वर्तमान में WTO का सदस्य नहीं पूछा जाएगा तो है, कब बना, 1995 में।
तो इनका जो दर था ना, लक्षित दर इतना वृद्धि होना चाहिए 5.6%, तो ये उससे भी ज़्यादा हुआ 6.8%। तो ये भी अच्छा खासा वृद्धि देके गया। कौन सा पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूँ तो इसमें सर्वोच्चतम प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना। प्राथमिकता किसी सामाजिक न्याय करो, समानता दो और समानता देने के साथ आप विकास भी करो, इसकी प्रमुख उद्देश्य थी। इस योजना का जो लक्ष्य था वो 7.1 था, लेकिन अर्जित हुआ 6.8। तो असफल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे 2 से 5। अच्छा, 9वीं पंचवर्षीय योजना को इसलिए आपको जाना जरूरी है क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2 से 7 तक चला। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ठीक, इसमें गरीबी को 50% तक कम करना था और 80 मिलियन लोगों तक, मतलब लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार देना था इसका प्रमुख उद्देश्य। ठीक, और टारगेट क्या था? 8.1%, लेकिन हुआ क्या? 7.6%, मतलब अपने लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह जाता। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था तीव्र समावेशी विकास करना, मतलब तीव्र और समावेशी विकास करना। जोर किस पर दिया जाएगा? शिक्षा पर। अच्छा, अब शिक्षा पर जोर दिया जाएगा तो 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो लागू हुआ अप्रैल 2010 को। तो अगर ये पूछा जाए कि शिक्षा अधिकार अधिनियम प्रस्तुत कब किया गया? 9 में। लागू कब हुआ? 2010 में। और इसी के आधार पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने की प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 21 का क्या में भी, हाँ, 86वां संविधान संशोधन पढ़े होंगे 2002। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से करेंगे, संविधान संशोधन देखेंगे तो। और लास्ट पंचवर्षीय योजना है 12वीं। ठीक, अच्छा, उसका उद्देश्य क्या था? 9वीं का लक्ष्य रखा गया था 9 विकास का, लेकिन हुआ क्या था? 8। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 के बीच चला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक, क्या क्या इस योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ओके, और प्रजनन दर को 2.1 तक लाने का लक्ष्य है 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो प्रजनन दर क्या होता है? प्रजनन दर होता है जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी सुरक्षा, वो जो जितने सेफ है ना, सेफली अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रजनन दर। ठीक, या फिर ये जनसंख्या बढ़ोतरी का प्रमुख कारक बन सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका जनसंख्या दर बढ़ेगा, जनसंख्या वृद्धि उतनी तीव्रता के साथ होगी। कुल मिला के जनसंख्या नियंत्रण। तो इस प्रकार से हमने पूरा पंचवर्षीय योजना को देखा। ठीक, एक एक चीज़ को एनालिसिस किया। वर्तमान में सीईओ देखे, सीईओ इसका नीति आयोग का, और बाकी चीज़ों को भी देखा। अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।